हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी। तो आपको पता है क्लास में केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं और हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं, एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस हैं, मैंने इंतहाई आसान करके लिखे हुए हैं ताकि आपको याद करने में भी कोई मुश्किल ना हो। तो अब हम चलते हैं अपनी पीडीएफ की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि व्हाट केमिकल नेम विल यू गिव टू सोप एज अ कंपाउंड। के साबुन को हम एज अ कंपाउंड क्या नाम देंगे। ठीक है। अब जब मैंने आपको पढ़ाए थे ना लेक्चर्स, तो मैंने आपको सोप की एग्जांपल दी थी। तो मैंने कहा था कि जो सोप है ना वो बनता है ऑयल्स और फैट से, प्लस उसके अंदर हम डालते हैं स्ट्रॉन्ग बेस जिसको हम कहते हैं NaOH। ये बात अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं तो आपको बात अच्छे से याद होगी। अब हम कहते हैं कि हमने सोप को प्रॉपर नाम देना है, तो क्या नाम देंगे। तो जी सोप जो है ना वो बनता है ऑयल एंड फैट की एक टाइप है। एक एग्जांपल है फैटी एसिड्स की। ठीक है, वो एग्जांपल क्या है, स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला है C17H35COOH। ठीक है, स्टेरिक एसिड इज अ टाइप ऑफ अ फैटी एसिड। फैटी एसिड की एक एग्जांपल है जस्ट। ठीक है। अब फैटी एसिड्स कहां पर आएंगे, ऑयल्स में से आएंगे और फैट्स में से आएंगे ऑब्वियसली। साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस, इसका नाम है NaOH। ये हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना सोडियम स्टीरेट जिसको हम बोलते हैं सोप। ठीक है। और साथ में एक बायो प्रोडक्ट के तौर पे वाटर भी बनेगा। तो होता यह है कि जब सोप बनता है ना तो सोप जो है ना वो ऊपर आ जाता है और जो वाटर है ना क्योंकि उसकी डेंसिटी हाई होती है तो वो नीचे बैठ जाता है, तो ऊपर से ना सोप कलेक्ट कर लेते हैं हम। तो एक कंप्लीट प्रोसेस है, बहरहाल हम उसमें जाना नहीं है कि सोप बनता किस तरह है। तो हम जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना सोप के वो है स्टेरिक एसिड, साथ में स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। तो फिर जब हम एसिड और बेस को रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन किस टाइप का होगा। अगर आपने लेक्चर्स लिए तो आप कह सकते हैं रिएक्शन होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो जो सोडियम स्टीरेट जिसको हम सोप कह रहे हैं, ये है एक टाइप ऑफ अ सॉल्ट एंड वाटर साथ में बन रहा है इसके एज अ बाय प्रोडक्ट। तो सोडियम स्टीरेट आपने नाम याद कर लेना इसका। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बल्कि पढ़ लें, बल्कि रीजन भी लिखा हुआ है आगे। सोप इज अ सॉल्ट फ्रॉम अ फैटी एसिड। सोप एक सॉल्ट है जो कि बनता है फैटी एसिड से। व्हेन स्टेरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब स्टेरिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से तो ये बनाता है सोडियम स्टीरेट। चलो भाई चलते हैं आगे। इन द प्रेजेंस ऑफ अ ड्रॉप ऑफ एन एसिड वाटर इज नोन टू आयोनाइज एज फॉलो। कहता है कि वाटर जो है ना आयोनाइज करता है किस तरह, H2O, H प्लस और OH में। ठीक है। अब क्या होगा, इन योर ओपिनियन विच नेम विल बी सूटेबल फॉर वाटर एंड एसिड बेस और बोथ। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहा है कि वाटर जो है जब आयोनाइज कर रहा है तो वो कन्वर्ट हो रहा है H प्लस और OH के अंदर। देखो आपको पता ही है एक बात सिंपल सी कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर आई थिंक हम पढ़ के आ चुके हैं, जब हम ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि वाटर एक्ट करता है एज अ एसिड एज अ बेस बोथ। ठीक है, तो वाटर का नाम हमने दिया था एम्फोटेरिक। अब यहाँ पर देखो जब वाटर टूट रहा है तो वाटर क्या रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन पॉजिटिव। और वाटर एक चीज और भी रिलीज कर रहा है, OH नेगेटिव। तो ये शो कर रहा है इसका एसिडिक करेक्टर और ये शो कर रहा है इसका बेसिक करेक्टर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर एक्ट करेगा एज एन एसिड और अ बेस बोथ। और वाटर जो है जब एसिड और बेस दोनों के तौर पर रिएक्ट कर सकता है तो फिर इसका नाम क्या होगा, एम्फोटेरिक। अब आप रीजन यहां से पढ़ लो। वाटर कैन एक्ट एज अ बोथ एसिड एंड अ बेस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। की सिचुएशन क्या है, दिस इज बिकॉज वाटर इज कैपेबल ऑफ बोथ डोनेटिंग अ प्रोटॉन एंड एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। तो वाटर के पास ये सलाहियत है कि वो प्रोटॉन डोनेट करके एसिड बन जाए और प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वो बेस बन जाए। तो ये इसका सलाहियत है। ठीक है। इन द गिवन रिएक्शन, जो रिएक्शन ऊपर देख के आए हम, व्हेन वाटर आयनाइज हो रहा है, टूट रहा है, इट प्रोड्यूसेस H प्लस जो कि शो करता है एसिडिक करेक्टर, और OH नेगेटिव जो कि शो करता है बेसिक करेक्टर। दिस मीन दैट वाटर बिहेव एज एन एसिड एज एन बेस। ठीक है। सब्सटेंस दैट एक्ट एज अ बोथ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। तो अब हम कह सकते हैं कि वाटर एम्फोटेरिक है। ये बात ज्यादा परेशान करने की आपको बात है ही नहीं। अगर आपने लेक्चर नंबर 3 लिया चैप्टर का तो ये वहां पर मैंने बात क्लियर कर ली थी सारी कि वाटर किस तरह एक्ट कर रहा है एज एन एसिड और एज एन बेस। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन याद करेंगे ना ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट वाला, तो आपको ये बात वहीं पर याद हो जाएगी। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन याद करने की जरूरत भी नहीं पड़नी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Why does Na2CO3 behave like a base in the water? ये भी एग्जांपल आई थिंक ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अंदर थी वहां पर, तो यहाँ पर भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट जब टूटता है पानी के अंदर तो बनाता है कार्बोनेट आयन। बिल्कुल ठीक है, CO3 2 नेगेटिव विच रिएक्ट विद वाटर, जो कि पानी से रिएक्ट करते हैं और OH आयन बना देते हैं। ये देखो जी ये कार्बोनेट आयंस हैं, ये पानी से रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, HCO3, और साथ में देखो क्या बना रहे हैं, OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव जो रिलीज करता है
जो OH नेगेटिव रिलीज करता है पानी के अंदर डिजोल्व होने के बाद, तो वो क्या होता है? आपका जवाब होगा कि वो होता है बेस। जो हाइड्रोजन पॉजिटिव रिलीज कर रहा है वो एसिड, जो OH नेगेटिव रिलीज कर रहा है वो बेस। तो ठीक है, ये हमारे पास अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है वो क्या है? वो बेस है। द कार्बोनेट आयन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन। कार्बोनेट आयन रिएक्ट कर रहा है, कार्बोनेट आयन कहां से आया? सोडियम कार्बोनेट से, बिल्कुल ठीक है। कार्बोनेट आयन रिएक्ट कर रहा है पानी से, जब पानी में डिजोल्व करा रहे हैं हम इसको, तो ये बना रहा है OH नेगेटिव। ठीक है, ये नजर आ रहे हैं ना OH नेगेटिव रिएक्शन, याद कर लेना अच्छे से इसका। मेकिंग Na2CO3 बिहेव लाइक अ बेस। तो सोडियम कार्बोनेट को वो एज अ बिहेव रिप्रेजेंट करता है। चलते हैं जी सोडियम बाइकार्बोनेट की तरफ। सोडियम कार्बोनेट का जिक्र कर लिया था, बाइकार्बोनेट का जिक्र कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 4 इसी चैप्टर में आपको सिखाया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्बोनेट एंड अ बाइकार्बोनेट। तो ऊपर वाले में देखो, अब हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो जिसमें हाइड्रोजन नहीं था वो था सोडियम का कार्बोनेट, और जिसमें हाइड्रोजन है वो सोडियम का बाइकार्बोनेट हो गया। कि ये जो है वो बेस है या फिर एसिड है, जस्टिफाई करो अपने आंसर को। तो हम कहेंगे कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ वीक बेस। इसमें सोडियम कार्बोनेट बेस था, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बेस है। NaCO3 कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। इसके बाद सलाहियत है हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करने की और रिलीज करने की सलाहियत है OH नेगेटिव। तो जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करे और OH नेगेटिव को रिलीज करे वही तो होता है बेस, विच मेक इट एक्ट लाइक अ वीक बेस, जो कि एक वीक बेस की निशानदेही करता है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वीक बेस क्या है, लेक्चर नंबर 3 में देख लेना। प्रोफेसर लॉरी में वो सारी बातें वहां क्लियर की थी मैंने। What is the difference between a strong acid and a concentrated acid? क्या फर्क है स्ट्रॉन्ग एसिड में और कंसेंट्रेटेड एसिड में? ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको अच्छे से। अ स्ट्रॉन्ग एसिड फुली डिसोसिएट्स इन वाटर। जो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा वो पानी में अच्छे से टूटेगा। लेक्चर नंबर 2 में ये आपको बात बता दी थी मैंने कि एसिड स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, जैसे कि HCl हो गया, ठीक है, H2SO4 हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं इनको। हम स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी में अच्छे से जाके ये डिसोसिएट करते हैं, अच्छे से जाके टूटते हैं और रिलीज करते हैं हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। वाइल अ कंसंट्रेटेड एसिड, और कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है कि हम एसिड की तादाद बता रहे हैं पूरे सोल्यूशन में। एक तेजाब की बोतल है ना आपके पास, तो आप कहोगे कंसंट्रेटेड कब होगा? जब वो तेजाब की बोतल के फॉर्म में है। लेकिन उसके अंदर अगर आप पानी मिला दो, आधा तेजाब और आधा पानी, तो फिर क्या होगा? वो कंसंट्रेटेड नहीं रहेगा बल्कि डाइल्यूट हो जाएगा। अब देखो, एक 1 लीटर की बोतल है आपके पास, तो आपने उसमें थोड़ा सा निकाला, आपने लेट से आपने आधा लीटर ना उसमें से निकाल लिया। जब आप निकालोगे और उसके अंदर पानी मिला दोगे, तो आप क्या कहोगे उसको कि वो कंसंट्रेटेड एसिड नहीं रहा, अब वो बन गया डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड को हम कहते हैं कि तादाद कितनी एसिड के अंदर इसके अंदर मौजूद है। मेरा ख्याल है कि आप ये एग्जांपल से रिलेट कर रहे होगे। एक देखो, पूरी बोतल है ना आपके पास 1 लीटर HCl की, यानी कि वो जो एसिड तेजाब जो हमारे घरों में आता है वो HCl होता है ना। तो आप उसमें से अगर कुछ एसिड निकाल लो, ठीक है, तो फिर आपको क्या लगेगा? 1 लीटर वाली जो बोतल है उसमें एसिड ज्यादा है, या फिर जो आपने एसिड निकाल लिया थोड़ा सा, एक मग्गा या एक गिलास आपने उसमें से निकाल लिया एसिड का, तो फिर ज्यादा था या पहले ज्यादा था? तो आपका जवाब होगा यार पहले ज्यादा था, जब 1 लीटर की बोतल फुल भरी हुई थी। तो कंसंट्रेशन को हम इसी तरह समझ सकते हैं कि तादाद ऑफ एसिड कितने हैं पूरे सोल्यूशन के अंदर। अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज H पॉजिटिव आयन। अ स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। बट अ कंसंट्रेटेड एसिड हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड इन द सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड एसिड हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, पूरे सोल्यूशन के अंदर उसके अंदर तादाद जो एसिड की वो जाहिर करता है और ज्यादा अमाउंट होती है इसको उसके अंदर, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग और वीक। तो वो इससे पे डिपेंड नहीं करता कि वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक एसिड है। देखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना वो हाइड्रोजन आयन कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा, कंप्लीटली देगा पानी के अंदर। लेकिन जो कंसंट्रेटेड एसिड होगा वो होगा क्या? एक पानी का सोल्यूशन होगा, पानी होगा सिंपल, उसके अंदर एसिड की तादाद ना हमने अंदर डाली हुई होगी। तो यही कंसंट्रेटेड का कॉन्सेप्ट है, कितनी तादाद आपने एसिड की डाली है एक पानी के अंदर, तो वो बताता है आपको कि ये है कंसंट्रेटेड फॉर्म। तो ठीक हो गई बात। अब यार अगर आपको अगर नहीं समझ आई बात, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखो, एक ये हमारे पास बकेट है, ठीक है, एक ये हमारे पास बकेट है, इसके अंदर मैंने डाला है, इसके अंदर ही पानी है, इसके अंदर ही पानी है, जितना पानी इसमें है ना उतना ही पानी इसमें है, ठीक है, ऐसे याद कर लो। इसके अंदर मैंने डाला है 0.5 लीटर HCl एसिड का, ठीक है, इसके अंदर मैंने डाला है 0.1 लीटर HCl एसिड का। अब जिसके अंदर तादाद एसिड की ज्यादा होगी पानी के अंदर, तो वो हो जाएगा कंसंट्रेटेड। बस जी। अब हो सकता है आपको ये बात की समझ आ गई हो। ट्रेटेड लिख देता हूँ पूरा। आगे ये बात समझ, जिसमें तादाद कम होगी उसको हम बोल लेते हैं डाइल्यूट। लेकिन डाइल्यूट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया नहीं है, तो कंसंट्रेटेड का समझ लो आप कि तादाद एसिड की कितनी है एक पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर, किसी सोल्यूशन के अंदर, तो वो कंसंट्रेटेड फॉर्म होती है।
तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा। सारे क्वेश्चंस जो है ना आसान करके मैंने लिखे हुए हैं। अगर तो आपको चाहिए हो ये क्वेश्चंस खुद से याद करने के लिए तो कमेंट में बता देना, मैं आपको उसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस के साथ। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। एंड स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे इसी चैप्टर के एक्सेस के शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सेस के एमसीक्यूज और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। तो आप ने अगर सीखने हैं वो याद करने हैं तो आप वहां पर जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके जी, अल्लाह।